फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो इस केस में हमारे पास हमारा जब कुछ सिस्टम में अगर बाहर का मोमेंटम तो ये जो है बुलेट और गन ये सिस्टम में है, तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम जीरो बिकॉज देयर इज नो मोशन। आफ्टर फायरिंग gun the bullet moves with velocity v and the gun moves with velocity vector v. So what will be the momentum after firing? तो mv plus mv स्मॉल v कैपिटल v कुछ लिख लेते हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यही हमारा फाइनल मोमेंटम is equal to initial momentum। फाइनल मोमेंटम हमारा mv प्लस mv इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास mv इट इज इक्वल टू माइनस mv, सो दिस कैपिटल v इज इक्वल टू माइनस m अपॉन m। और इसको हम थोड़ा सा इसको कैपिटल बी अपन स्मॉल बी ले लें। अगर इस तरह से कर लें तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे m अपॉन m इज लेस देन 1 से कम। तो हमारे पास v अपॉन v इट इज आल्सो लेस देन 1 और माइनस है इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी v इज लेस देन माइनस। कहने का मतलब ये है कि गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से कम, ठीक है, गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से कम होगी और ये अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कभी कभी एक्सप्लेन करने को आता है कि एक्सप्लेन द फायरिंग ऑफ गन फॉर द इन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस तरह की चीजें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसे फार्मूला भी मास लार्जर है तो वेलोसिटी कम होगी, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। इस दोनों का जीरो होने का मतलब दोनों का मोमेंटम बराबर होना चाहिए और इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। और इस केस में हम यहाँ से शो कर देंगे कि द वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। और इसी तरह से एक्सप्लोजन ऑफ बम हमारे पास अगर आता है, एक्सप्लोजन ऑफ बम, तो वहां भी यही चीज होता है। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है। एक्सप्लोजन ऑफ बम अगर हमारे पास एक बम है, before explosion there is no velocity, it has the mass m, velocity is 0, so momentum is equal to 0, initial momentum 0 हमारे पास। before explosion momentum it is equal to 0। Before explosion momentum 0, when bomb explodes, suppose it has the 5 fragments, अगर इसके 5 fragments हो रहे हैं, ये बम अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इसके अगर डिफरेंट पार्टिकल्स इसके डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ इधर होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ ऐसे ही जाएगा इस डायरेक्शन में, हाँ डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नेट मोमेंटम होगा उसका भी ये P1 है, इसका मोमेंटम है, अगर इसका मोमेंटम P2 है, इसका मोमेंटम P3 है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये P4 और फिर मान लेते हैं ऐसे चला गया P5। तो ये जो 5 पार्ट इसके हुए हैं,
पांचों पार्ट का जब हम वेक्टर सम करते हैं तो उसका जो वेक्टर सम होता है दैट इज आल्सो जीरो। इज मोमेंटम इस पार्ट में गया ऐसे ही P1 A P2 P1 इट इज P2 और P3 चला गया ऐसे और P4 और ये हमारे पास P5, ये हो गया P4 P5। एक क्लोज फिगर बना रहा, ध्यान में रखना P1 प्लस P2 जब भी कभी क्लोज फिगर सेम ऑर्डर में हो तो वेक्टर सम जीरो। तो हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 P5 इट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास होता है वेक्टर सम आफ्टर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम इज जीरो, आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम should also zero according to conservation of momentum। इस पर हम एक नवीनीकरण करेंगे एक्सप्लोजन ऑफ बम पे कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ये हमेशा ध्यान में रखना जब भी कभी साइक्लिक ऑर्डर में इस वेक्टर को ऐड करते हैं। अब P1 P2 P3 P4 ये यहाँ पे आकर के ऐड हो गया, अगर इधर करते तो रिजल्टेंट होता, लेकिन ये हमारा इसी डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट इधर जाएगा तो इसका वेक्टर सम हमेशा जीरो। इसी तरह ट्रायंगल में भी अगर साइक्लिक ऑर्डर में है इस तरह का करवाएंगे तो उसका वेक्टर सम जीरो होता है। अब हम लेंगे एग्जाम्पल देते हैं, नो डाउट एग्जाम्पल ए बॉडी अच्छा body of mass 1 kg initially at rest breaks into 3 fragments, breaks 3 fragments, 3 fragments in the ratio of the mass 1:1:3, 1:1:3, two pieces fly off, fly OFF off at right angles to each other, two pieces of equal mass लिख लेना, two pieces of equal mass fly off at right angles to each other with speed of 30 meter per second, 30 meter per second. What is the velocity of the heavier fragment? What is the velocity of the heavier fragment? Two pieces हैं, they fly up at the right angles. ये देख लेना है 90 डिग्री पर चले जाते हैं। तो इनिशियल मास हमारे पास जो है इट इज 1 kg इनिशियल मास। तो बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम इज जीरो, आफ्टर द एक्सप्लोजन हियर अब इसका मोमेंटम हमारे पास p होगा, इसका मोमेंटम भी p होगा क्योंकि मास सेम है, मूव विथ वेलोसिटी 30 मीटर, तो मास विल बी मोमेंटम विल बी सेम। तो p एंड p बोथ आर एट राइट एंगल्स, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा,
इधर जाएगा तो ये होगा ऐसे जाएगा, डायगोनली जाता है ना, दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, कितना होगा, दोनों का रिजल्टेंट p√2 होगा, इतना पता होगा, राइट एंगल है ना, तो डायगोनल होगा √p² + p² a² + b² टू ab cos θ 90 डिग्री। तो हमारे पास हो गया। अच्छा, इसका मतलब थर्ड फ्रेगमेंट हमारा, थर्ड फ्रेगमेंट का हम मान लेते हैं P3 है मोमेंटम, P3। तो अगर दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है तो तीसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब में नेट मोमेंटम 0 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनिशियल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम इट इज 0, फाइनल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, फाइनल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन P3 प्लस P इट इज इक्वल टू 0। देखो फाइनल मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन हमारा कितना होगा, P + P3, मतलब ये यही होगा, ये कितना P3 + p√2 ये आफ्टर एक्सप्लोजन। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। हमें वेलोसिटी चाहिए इट इज इक्वल टू 0 बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। P3 हमें 1 kg 1:3 में डिवाइड हुआ। सबसे पहले हम इक्वल मासेस को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.2 हाँ, जैसे निकालना होता तो 1 kg का निकालते 1 × 1/5 होगा ना, तो कितना होगा 0.2 kg। इसी तरह से भी 0.2 kg, तो कितना बचेगा 0.6। तो ये ध्यान में रखना m1 ये दो तो हमारे पास m1 = m2 = 0.2 kg हो गया, लेकिन m3 हमारे पास हो गया 0.6 kg। ठीक है, अगर इसकी थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी को अगर हम b3 ले लेते हैं तो इसका हो जाएगा m3b3 प्लस p√2, ये होगा mv√2 इट इज इक्वल टू 0, और हमारे पास m3 पता है 0.6 b3 प्लस इसका मास पता है 0.2, वेलोसिटी कितना है 30√2 इट इज इक्वल टू 0। मास पता है ना, ये m1 = m2 = m छोटे वाले, उसका नेट मोमेंटम हमने निकाल लिया p√2, p = mv, m हमारे पास 0.2 v 30√2 इट इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू हो जाएगी 0.6 v3 और ये हमारे पास 6 आ जाएगा प्लस 6√2 इट इज इक्वल टू 0। तो 0.6 v3 माइनस 6√2, तो v3 इक्वल टू -6√2 अपॉन 0.6 मतलब 60/6, तो कितना हो जाएगा -10√2 ना। और ये वैल्यू हमारे पास v3 इज -10 क्या बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन, इट विल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू बॉडीज के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन, इधर जिधर जाएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो मोमेंटम को बैलेंस करेगा, तभी तो नेट मोमेंटम 0 होगा। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यही 10 × 1.414 14.14 मीटर पर सेकेंड।
ये हमारा मिल जाएगा वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फ्रैगमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेना, छोटा सा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चंस आते हैं। A cell of mass 0.02 kg a cell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 10 kg fired by a gun of mass 10 kg. If the speed of the bullet is 80 meter per second, 80 meter per second, what will be the recoil velocity of the gun? अभी जस्ट उसकी थियरी रिपीट किए थे और थियरी को ही फॉलो करना। तो इसको एक बार देख लो। What will be the recoil velocity of gun? ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि जस्ट जो मैं बताए थे एकदम उसी को फॉलो करना है। वेलोसिटी दिया हुआ है, बुलेट की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, मास दिया हुआ 0.02 kg, कितना 1.6 backward है। हाँ अपोजिट है, हाँ ठीक है। एक फार्मूला लगाओगे, इसका मास m 10 kg दिया है और इसकी वेलोसिटी को हम भी लेंगे, यही mv प्लस स्मॉल mv इज इक्वल टू 0। मास 10 है, वेलोसिटी v है, प्लस 0.02 इंटू 80 इट इज इक्वल टू 0। यही काम करोगे, ठीक है। हाँ ए भी कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तुम लोगों को जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये फिलहाल इसी को जानना तुम लोगों को कैसे करना है। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम में क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन ऐसे ही इसको करना है कि पहली वेलोसिटी पे तो भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फिर लिफ्ट जब कभी मूव करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन द वेट, वेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो वेट ऑफ द बॉडी इन लिफ्ट हम पढ़ेंगे, वेट ऑफ द बॉडी इन लिफ्ट, वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। Lift at rest first, lift at rest, एलिवेटर भी कहते हैं, ध्यान रखना। एलिवेटर भी दिया रहेगा तो एलिवेटर एट रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिफ्ट एट रेस्ट, इसमें अगर कोई बॉडी अगर इस पर है हमारे पास, हमेशा किसी का वेट डाउनवर्ड लगता है, रिएक्शन अपवर्ड लगता है।
रिएक्शन मेजर्स द वेट, ध्यान रखना, अगर रिएक्शन नहीं है तो वे यहां जो वेइंग मशीन रखी जाएगी, वेइंग मशीन अगर रिएक्शन जीरो हो जाए तो वेइंग मशीन हमेशा जीरो दिखाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन एलिवेटर एट रेस्ट देन R minus md, रिएक्शन अपवर्ड वेट डाउनवर्ड, तो R minus md is equal to ma। ध्यान रखना, अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर मान लेते हैं अनबैलेंस रिएक्शन ज्यादा है तो R minus md, लेकिन ma a जीरो तो m इंटू जीरो, इसका मतलब इस केस में R is equal to md। ट्रू वेट, वेइंग मशीन गिव द ट्रू वेट, weighing machine gives true weight। ये ट्रू वेट देता है, weighing मशीन हमें ट्रू वेट देता है। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है, सेकंड केस लेंगे, when the lift is moving with uniform velocity, ध्यान में रखना रिएक्शन ही हमारा वेट मेजरमेंट है, रिएक्शन अगर नहीं है तो हमारे वेट का कोई वैल्यू नहीं। अगर हम इस पर दबाएंगे, रिएक्शन अगर देगा, हवा में अगर स्पेस में वेइंग मशीन पर एक बच्चे को बैठा दिया जाए, एक हाथी को बैठा दिया जाए, दोनों जीरो वेट बताएंगे। हवा में रख दिया जाए स्पेस में, वैक्यूम में, और जब जमीन पे आएंगे दोनों वैसे पड़े रहेंगे, तो जब तक रहेंगे वेइंग मशीन पर जीरो ही रहे, क्योंकि रिएक्शन मिलेगा ही नहीं, नो रिएक्शन। वहां पे अगर दोनों एक साथ अगर रहे तो, या पैर में बांध दिया जाए वेइंग मशीन और हवा में ऐसे आए तो क्या होगा, दोनों का जीरो वेट बताएगा, क्योंकि वेटलेसनेस में रहेंगे दोनों, रिएक्शन नहीं मिलेगा। जब जमीन पे आएंगे तो झटका लगेगा, तब पता लगेगा कितना वेट है। तो ये होता है, ये रिएक्शन मेजर्स द वेट। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग with uniform velocity, then acceleration a is equal to 0, then r minus mg is equal to m into 0। अगेन ट्रू वेट, ध्यान में रखना, अगर रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तब हमें एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा, और उस केस में ट्रू वेट मिलेगा। रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, ट्रू वेट वी विल गेट द ट्रू वेट। True weight is measured when the lift is moving upward, when lift is accelerated upward, when third case, when lift is accelerated when lift is accelerated upward, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ध्यान रखें, रिएक्शन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऊपर। इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा है
mg तभी ऊपर जा रहा है, इट इज इक्वल टू ma, तो r इज इक्वल टू mg प्लस ma। ध्यान रखना ये एक्सेलरेटेड है, जो एक्सेलरेटेड होता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जो रेस्ट पे होता है विदाउट एक्सेलरेशन उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये इसमें mg तो रियल वेट है, तो mg और बढ़ जाता है, तो वेट इंक्रीजेज। ध्यान रखना, वही मशीन बताएगी कि वेट बढ़ा हुआ है, वेट इंक्रीजेज। ऊपर आने और नीचे आने में अंतर। जब तुम लोग कभी झूले में झूलते हो ना ऐसे, तो एक थोड़ी सी गुदगुदी जैसे होती है यहाँ पेट के पास, उसका रीजन क्या है? वेट वेरी करता है ऊपर चढ़ते समय और उतरते समय, और सेंटर ऑफ मास में वेरी करेगा। सेंटर ऑफ मास पेट के पास है। होल सेंटर ऑफ मास क्या होता है? The point at which is mass. होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एवरेज पॉइंट ऑफ मास। हाँ, तो ये जो है होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, तो वहां पर वहीं पर तो गुदगुदी जैसा यहाँ पे लगता थोड़ा सा ना, कभी झूले पर चढ़ते हो गए, तो उसका रीजन यही होता है कि वेट हमारा वेरी करता है। मास रिमेन द सेम बट वेट चेंजेज, चेंज करता है